अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देंगे हमेशा की तरह जनाब गुल नुक़ैज़ अख्तर साहब। नुक़ैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्कशन होगी, आपसे जितने भी आज हमारे टॉपिक्स हैं, इसी तरह से मज़हर बरलास साहब भी इस गुफ्तगू में हमारा साथ देते हैं। मज़हर बरलास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या जो उनकी सीनियर क़यादत है या जितने भी रहनुमा थे, उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ। और ये वाक़या चूँकि इस तरह का था कि जिसको गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को छोड़ दिया, बल्कि बहुत से ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने सियासत से ही लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। कुछ सियासी रहनुमा हम देख रहे हैं कि अभी तक वो जेलों में हैं और वो मुकदमात की जद में हैं। एक मुकदमा ख़त्म होता है या एक मुकदमे में उनकी ज़मानत होती है तो उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जेल के अहाते से ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और अभी भी बहुत से सियासी रहनुमा PTI के जो हैं वो जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की आज आपने वीडियो देखी होगी, आप सबकी नज़रों से गुजरी होगी कि पहले उनकी ज़मानत हुई, फिर नज़रबंदी हुई, और नज़रबंदी के बाद फिर जब जो है वो उनको रिहा किया गया, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। किस माहौल में उनकी गिरफ़्तारी हुई, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए, फिर वापस आते हैं। अडयाला जेल के बाहर खड़े इस शख्स को देखिए। ये हैं इस मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। उनके हाथ में ये कागज कैसा है? जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का। ये उनकी रिहाई की अदालती रोपकार है जो मातहत अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी की। शाह महमूद कुरैशी रिहाई का परवाना मिलने पर भी रिहा ना हो पाने की दुहाई दे रहे हैं। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का 2:35 पे, उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 NPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे हो गया। नहीं सर, आप भी आई एम सॉरी। लेकिन PTI रहनुमाओं के मामले में इंतजामिया आला अदालतों और उनके अहकामात पर भारी नजर आती है। खास तौर पर पंजाब पुलिस किसी न किसी हीले बहाने से अदालती अहकामात पामाल करने में पेश रही है। पंजाब पुलिस ने एक मर्तबा फिर आला अदलिया का हुक्म नजरअंदाज करते हुए शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो उनकी रिहाई यकीनी हो गई। रिहाई रोकने के लिए DCO रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने इन्हें 15 रोज के लिए नजरबंद करने का हुक्म जारी कर दिया। रावलपिंडी पुलिस ने DCO से नजरबंदी का हुक्म वापस करवाया और शाह महमूद कुरैशी जैसे ही अडयाला जेल से बाहर निकले, DSP असर शाह की सरबराही में पुलिस ने उन्हें धर लिया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपको लेके जाऊंगा। DSP का इशारा मिलते ही SHO थाना आरे बाजार जमाल खान शाह महमूद कुरैशी पर झपट पड़े। आप भी I'm sorry। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? क्या है? ना उम्र का लिहाज, ना ओहदे का ख्याल, ना अदालती हुक्म का खौफ। पुलिस वाला साबिक वज़ीर ख़ारजा को धक्के मारता हुआ गाड़ी तक ले गया।
शाह महमूद कुरैशी ने एक मर्तबा फिर अपने साथ होने वाले जुल्म की दुहाई दी। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं। कभी डीसीओ, कभी डीपीओ, कभी डीएसपी तो कभी एसएचओ अदालती अहकामात पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐसा दिखाई देता है इंतखाबी मुहिम में पुलिस का कानून चल रहा है। अदालती हुक्म दिखाया गया, जिसका एहतराम नहीं किया गया, धक्के दिए गए, मीडिया से मुकम्मल तौर पर जो है वो बात करना चाहते थे, उनको बात नहीं करने दी गई, तज़हीक की गई, उनका ये शिकवा है। और उनकी जो बेटी है वो भी बहुत से शिकवे कर रही थी कि हमें तो टीवी से पता चला कि उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया, ये भी उन्होंने कहा। इस पे सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बदलना होगा और अब इससे ज़्यादा इसका कोई मुनासिब वक्त नहीं है। नुखैस साहब, कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, इत्तफाक करते हैं आप उनकी बात से? नहीं, इसलिए कि सियासी इंतकाम तो उनके दौर में लिया गया था। अब जरा मेरी आपने पूरी बात सुननी जी प्लीज। आपको याद होगा पीटीआई की गवर्नमेंट थी और जो हमें ये अब मजलूमियत की दास्तानें सुना रहे हैं, आप यकीन करें ये इससे ज्यादा मजलूमियत के मनाजिर उस दौर में देखे। और तब इनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स जुगतें करते थे, मजाक उड़ाते थे, मीम्स बनाते थे कि यही होना चाहिए था। ठीक है, कोई लीडर गिरफ्तार होता था, ख्वाजा आसिफ के चेहरे पे स्याही फेंकी जा रही है, किसी को गोली मारी जा रही है, आगे से कहते थे वो नहीं वो कोई नहीं मारी, वो उनके अपने लोगों ने मारी है। अच्छा हुआ इनको गोली लगी, अच्छा हुआ इन पे स्याही फेंकी गई, अच्छा हुआ इन पे जूता इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये भी लाइन अब जी ऐसा ही होना चाहिए था। ये उनकी तरफ से लाइन आती थी। बिल्कुल समझाते थे उनको कि मत करो ऐसा, कभी तुम लोगों पे वक्त आया तो तुम लोग भी इसी तरह रोना रोगे, तुम्हारे आंसू नहीं बंद होंगे। नहीं मानते थे, उसी तरह तंग किया, जहां जहां जख्म था वहां वहां चोट लगाई गई। अब जरा तफसील सुनिएगा जी। कोट लखपत जेल से रिहाई होती है नजीर चौहान साहब की, ठीक है, और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो अब उस पार्टी का हिस्सा नहीं थे, ठीक हो गया, जो रूलिंग पार्टी थी। कराची में राजनपुर में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शेर अली गुरचानी को गिरफ्तार किया गया, जमानत हो चुकी थी। हम फुटेज भी दिखा रहे हैं उसकी। चौधरी निसार के मुकाबले में कमरुल इस्लाम नून लीग के उम्मीदवार थे, जिन्हें नैब के जरिए गिरफ्तार कराया गया। और उसके बाद चौधरी निसार के स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद बिन अशरफ को एसएसपी रावलपिंडी तैनात किया गया। डस्का जिमनी इलेक्शन आपके सामने है, जहां इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बताया कि ये पुलिस एहलकार और ये लोग जो हैं इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए, ये उसमें धांधली में मुलव्वस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए वजीराबाद के जिमनी इलेक्शन में, आपको याद होगा अता तारड़ साहब इनको ये मुहिम चला रहे थे अपनी इलेक्शन की मुहिम, गिरफ्तार किया गया, थाना सदर सिटी ले जाया गया, वहां बंद कर दिया गया। जुलाई 2018 में दफा 144 नाफिज थी लाहौर में डीसी के हुक्म से, ठीक है। सियासी जलसे नहीं हो सकते थे, लेकिन पीटीआई को जलसा करने की इजाजत दी गई। क्यों? अच्छा, फिर ये देखें, फिर इलेक्शन होते हैं 2018 के, जिसमें कानून के तहत इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक अगर 5% वोटों का फर्क आ जाए तो उसकी गिनती दोबारा की जाती है। शहबाज शरीफ ने दरखास्त दी कि करे मेरे हल्के में गिनती, मुस्तरद कर दी गई। अच्छा, फिर आ जाए डॉक्टर हसन अस्करी निगरान वजीर आला थे। बिल्कुल, आज के निगरान वजीर आला की जब बात की जाती है, पोस्ट उसकी लगाई जाती है तो साथ गाली दी जाती है। शर्म का मुकाम है कि जो गालियां उनको दी जाती हैं। और डॉक्टर हसन अस्करी थे, डॉक्टर हसन अस्करी के बारे में कौन नहीं जानता कि उनके ख्यालात क्या थे। हालांकि नुखैस साहब, इनको हम दोनों को कंपेयर करें तो मोहसिन नकवी हम देख रहे हैं बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी निगरान हुकूमत के वक्त में इस तरह का काम हुआ होगा। पॉलिटिकली उनके क्या ख्यालात थे, सब जमातों ने इतराज किया कि इनको ना लगाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हीं को लगाया गया। बिल्कुल सही। फिर आ जाए जी राना तनवीर, मार्च 12, 2022 कराची में जमानत हुई है, गैर कानूनी तौर पे हिरासत में लिया गया, जमानत पे थे, और फिर यहां पे लाहौर विदाउट एनी ट्रांजिट बेल भेज दिया गया। उनके घर वाले चीखते रह गए कि इनको, ये दिल के मरीज हैं, इनकी दवाइयां ले लें। किसी ने नहीं सुनी, ना जेल में दवाइयां देने दी गई उन्हें, और ना हिरासत में, पुलिस की हिरासत में। ठीक हो गया। और जेयूआई वाला आपने देख लिया होगा, जब अदम एतमाद के मौके पे पार्लियामेंट लॉजेस में पहली दफा पुलिस घुसी और वहां पे
उनके रुकन सलाउद्दीन अयूबी के लॉज का दरवाजा तोड़ा गया, बिल्कुल उनके रहनुमा कामरान मुर्तजा पर तशद्दुद किया गया। ठीक है। और इसी तरह एक अहलकार थे जिन्होंने उनके एमएनए सलाउद्दीन को गिरफ्तार भी किया। और वो मनाजिर अगर आप दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे सारी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता रहा। ये मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो आज मजलूमियत का शाहकार बने हुए हैं, ये क्या करते रहे हैं। आगे सुनिए। बिल्कुल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अबूरी जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर इसी तरह फरियाल तारपुर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही है। मरियम नवाज को जानबूझकर गिरफ्तार करना था तो जेल के दरवाजे पे कर लेते। पहले वालिद से मुलाकात करवाई और जब देखा कि वालिद बेटी से मिल रहा है तो उस मौके पे वालिद के सामने अजियत देने के लिए मरियम नवाज को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ऐसा ही। मरियम नवाज कहती रही कि मेरे वहां उन्होंने वॉशरूम में कैमरे लगाए हैं, मीम्स बनाए ठीक है। नहीं सुन लीजिए, बस थोड़ा सा रह गया। जी। वो कहती रही कि मुझे वो केतली या किस चीज से मैं कपड़े इस्त्री करती रही हूँ, मीम्स बनाई गई क्योंकि अपने पे वक्त नहीं आया हुआ था। इसी तरह आ जाए जी मलक शाहिद अवान, क्या नाम है इनका, मलक शाहिद इकबाल अवान। इनको जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया, ये जमानत पे थे। बात ये है कि इतनी सारी चीजें मैंने आपको, लंबी लिस्ट है आपके पास। लंबी लिस्ट नहीं, अभी तो ये तो थोड़ी सी लिस्ट है ना। ठीक है। मैं अब ये कहता हूं, जब आप कहते हैं ना शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं इनकी हिमायत नहीं कर रहा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहरबानो उनकी बेटियां जब वो अपने वालिद साहब के बारे में कहती है ना कि वो एक बुजुर्ग शख्सियत है, उनके रुतबे का लिहाज नहीं किया गया, उनके रुतबे का लिहाज करना चाहिए था। वो शख्स जो अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने के लिए आया था, ठीक है, खुद आया, उसके भी कोई लिहाज करना चाहिए था कि नहीं, या उसको बस दलील करना चाहिए था। मुकाफाते अमल से डरें। ज़ाहिर वो तो उनकी बेटी हैं, वो कहेंगी उनकी तरफ से किस तरह के अल्फाज आएंगे। मज़लूमियत का रोना रोने से पहले इस बात की माफी मांगे कि हम क्या करते रहे। ठीक है। ये बरलासब नुखैस साहब ने, जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये कोई सियासी इंतकाम है, तो उन्होंने कहा नहीं, सियासी इंतकाम जो है वो 2018 में हुआ था। तो वही चीजें तो अब रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब है अगर वो सियासी इंतकाम था तो फिर ये भी सियासी इंतकाम है, और अगर ये सियासी इंतकाम नहीं है तो फिर वो भी नहीं था। गुजारिश ये है कि आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जो गिरफ्तारी हुई, इससे 2-4 सवाल बड़े अहम पैदा होते हैं। एक तो क्या यहाँ कानून का एहतराम कोई नहीं, अदालती फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं, और हमारी पुलिस क्यों ऐसा करती है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो सवाल है वो सबके लिए है कि उम्र का लिहाज करना चाहिए, किसी के सफ़ेद बालों का ख्याल करना चाहिए, धक्के नहीं देने चाहिए। आप गिरफ्तार करें, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको धक्के देने का हक किसने दिया है। तीसरी बात यह है कि देखिए, हम रोज़ाना यहाँ डिस्कशन करते हैं जी, सियासतदान ही आखिर क्यों उनको धक्के पड़ते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो जेलों में जाते हैं। बाकी जो लोग हैं इस मुल्क में जो बहुत कुछ करते हैं, जिनके बड़े बड़े केसेस भी आए, बिल्कुल, तो उनके साथ ये रवैया क्यों नहीं अपनाया जाता। फिर ये सारी सूरत हाल में हमारे इंतज़ामिया जो है वो कायदे आज़म के फरमूदात क्यों भूल जाती है। देखिए, कायदे आज़म ने तो कहा था इस ब्यूरोक्रेसी से कि आप किसी का नाजायज़ हुक्म ना माने, ठीक है, आप इंसाफ के साथ खड़े हों, जो जायज़ काम है वो आप करें, आप सियासी प्रेशर में भी ना आएँ। तो मेरा ख्याल है हमारा जो निज़ाम है ना, वो एक तो कायदे आज़म के फरमूदात भूल चुका है, और अब तो ये इतना बेनकाब हो गया ये निज़ाम कि इसको ना अदालती अहकामात की परवाह है। मैं तो खैर इसकी मजम्मत करूँगा, और जो वाक़यात पहले भी हुए उसकी भी मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि आप सियासी मुखालफत करें, बिल्कुल करें, आप इलेक्शन लड़ें, इंतखाबी मैदान में आएँ, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि आप क्रश करें किसी को। और ये जो आज हुआ, अभी तो देखिए इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, जी जी, अब इलेक्शन कमीशन को मुतहरक होना चाहिए था। मजाल है हमारे हमसाया मुल्कों में जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो इलेक्शन कमिश्नर के सामने वहाँ का वज़ीर आज़म भी खड़ा हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। पता नहीं हमारे इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ है, वो क्यों अपने जो उसके दायरा इख्तियार हैं वहाँ मुदाखलत की दावत क्यों दे रहा है, अभी और उसे क्यों जायज़ कर रहा है। एक लिस्ट, लंबी लिस्ट बताई और हमने वो वीडियो भी दिखाई। 2018 में जो कुछ हुआ था वो ठीक हुआ था। देखिए, मैंने तो वसीयत मजमूई मजम्मत की है कि जो भी होता है, देखिए सियासतदानों के साथ ही होता है, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता। जब अब मैंने किसी दोस्त को रात कहा, मैंने कहा यार
वारदातें बहुत हो गई हैं। जी। तो उसने कहा पुलिस का काम ही एक रह गया है कि हुक्मरानों को प्रोटोकॉल दो या फिर पैसे बनाओ। मैंने कहा या फिर पकड़ दकड़ करते हैं। हाँ जी। तो देखिए ये जो असल ड्यूटियां हैं इनकी, क्या वो भी ये अंजाम देते हैं? बिल्कुल सही, जो उनका जिसकी काम जो वो कर ड्यूटी नहीं रहे हैं, है, बिल्कुल सही। क्या वो अंजाम दे रहा है? ज़ाहिर है जो वो काम सवाल है neglect होगा हमारे तो मुल्क फिर से, issues मुल्क तो के होंगे। निजाम से एक सवाल है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो तो वो अदा नहीं कर रहा, और किन लल्लो तलल्लो में ये पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। तो मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ और ऐसे सारे वाकयात की मजम्मत करता हूँ। ठीक हो गया। नुखैर साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें तमाम इलेक्शंस में, अगर हम जब से मैंने होश संभाला है मैंने तो ऐसा ही देखा है कि अगर आपने इलेक्शन विन करना है तो आप अपने कारकर्दगी से नहीं बल्कि अगले को जेर करके या उसके लिए मुश्किलात बढ़ा के आपने इलेक्शन विन करना है और अपने लिए मैदान जो है वो साफ करना है। मैदान में आप सामने किसी को देखना ही नहीं चाहते। तो इस सारा ये जो काम हो रहा होता है, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इसमें फिर ब्यूरोक्रेसी और इदारे फिर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पहले तो मैं एक जवाब दे दूं। बरलाल साहब ने कहा कि क्या सिर्फ सियासतदान ही काबिल गिरफ्त हैं, इनके कहने का मतलब था। बिल्कुल। तो एक तो मिसाल सामने आई, मुशर्रफ साहब के खिलाफ हुआ, सारी कार्रवाई हुई, इवन वो रिजल्ट तक पहुंची, उन्हें सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद कौन सी पार्टी उनकी हिमायत में सामने आ गई ये भी आपको पता है। दूसरी बात कि इंडिया में हम कहते हैं जी कि वहाँ बड़े फेयर इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी यही कुछ होता है। वहाँ डेमोक्रेसी भी है, वहाँ कत्लो गारत सबसे ज्यादा होती है, वहाँ तूफान मचता है। इसका अक्स आप उनकी कुछ रियल लाइफ फिल्मों में देख लीजिए। Exactly. वो आपको नजर आएगा कि किस किस तरह वो इलेक्शन जीतने वो के रियल हरबे स्टोरीज इस्तेमाल। होती हैं ठीक है? उनके, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये अब आपका सवाल जो था वो दोबारा दोहराइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कुछ भी होता है, अब आपकी जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनको जेर करने के लिए या उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए फिर इदारे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिर इस्तेमाल होते हैं हर इलेक्शन में। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल तो होते हैं। ये ठीक बात है, गलत ऐसा है, होना चाहिए? ये गलत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इस्तेमाल ना हो तो पार्टियों को कैसे यकीन आए कि वो हुकूमत में है। हर इदारा जो गवर्नमेंट बनती है ना, उसके जहन में ये खन्नास होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं जो गवर्नमेंट को छोटी चीज तो नहीं होती हुकूमत, लिहाजा हुकूमत के जहन में जब ये खन्नास समाता है कि जी मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही पुलिस वाले थे जिन्होंने नवाज शरीफ की दफा इन्हें इनके लीडर्स गिरफ्तारियां और की, सारे बिल्कुल। लोगों को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल ऐसा ही। यही पुलिस वाले आज इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। उस वक्त भी लीडर जब बाहर आते थे, वर्कर्स आते थे, लीडर आते थे, तो उनको कहा जाता था जी आप इस मुकदमे में तो बरी हैं, लेकिन अब एक और मुकदमा आप पे है, उसमें हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब भी यही हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, एक और मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो सिलसिला तो वही चल रहा है। लिहाजा ये कहना कि हमारे साथ ज्यादती है, बाखुदा मैं सुमेरा मिर्जा कहना चाह रहा हूं कि इस मौके पे बड़ा अच्छा मौका है, ये बयान दें बानी चेयरमैन पीटीआई, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आए और कहें कि मैं जो कहता रहा हूं वो गलत था और मैं माफी मांगता हूं, और ऐसा ही बयान नून लीग के लीडर भी दें कि आए मिल के बैठें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करें, पहले रूल ऑफ द गेम सेट करें और उसके मुताबिक ये तो बहुत अनहोनी हो जाएगी दोनों पार्टीज की तरफ जब हम इसको कह रहे हैं ये अनहोनी नहीं होगी, अनहोनी तो ये हो रही है जो अब हो रही है। बिल्कुल, वो तो लेकिन इसकी तो प्रैक्टिस हो चुकी ना, ये तो हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है। मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के वोटर ने ना 3-4 अदवार देखे हैं। हाँ जी, 90 की दहाई में जो गालियों की सियासत थी, तूफानी सियासत थी, बिल्कुल ऐसा, वो भुगत आए, फिर उसके बाद भी हुई होते होते थक गए। सही थक गए तो अब वो उस जोश और जज्बा, वो कहते हैं ठीक है जो यार हम जाके वोट डालाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। ये जो नई नस्ल आई है जिनमें से हम कहते हैं कि जी पीटीआई के साथ ज्यादा लोग हैं, इनको भी इस बात को समझना चाहिए। उस वक्त भी हम ये कहते थे और बार बार कहते थे कि भाई बात सुन लो, जो आप कर रहे हैं ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन तब हम तज़हीक का निशाना बनते थे। तो अहबाब से गुजारिश है, दोस्तों से गुजारिश है, सियासी लीडरों से गुजारिश है, मिल बैठे, एक दफा कहें, इंसान अपनी गलती का इतराफ करने से छोटा नहीं हो जाता, कहें कि हमसे गलती हुई है, एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और उन्हें कहें कि मैंने आपके साथ ज्यादती की, वो भी कहें कि मैंने आपके साथ ज्यादती की, ये भी कहें हम माफी मांगते हैं, वो भी कहें हम माफी मांगते हैं। तो कोई फिजा तो बनने देना मुल्क में, कोई मोहब्बत की फिजा तो हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहती हूँ बहुत आसान है करने में सुमेरा, बहुत आसान है। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। नौखेर साहब, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए।
असल में पार्टियों ने अपना बयानिया बना लिया हुआ है। जी, उन्हें लगता है कि मतलब पीटीआई वालों को लगता है कि अगर हमने अपना बयानिया तब्दील किया और अगर हमने कहा कि मियां साहब ऐसे नहीं थे तो हम ही तो सारे वोटर हमें कहेंगे कि इसका मतलब है आप झूठ कह रहे थे। नुखै साहब, जो प्रोसीजर जो बात आप करना चाह रहे हैं, इट्स अ टोटल डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, लेकिन हमें भी पता है यहाँ पे कि फुल हुआ आपके सामने हुआ भाई, लड़ाइयां फिर भी हुई लेकिन उस सतह की नहीं हुई। पीटीआई और उसमें पीपल्स पार्टी और उसमें हुआ ना मिसाके ठीक हो गया, ठीक लड़ लड़ा के हुआ किसी सतह पे, बिल्कुल उसके बाद देखिए लेकिन सारी बर्फ ना पिघली हो, आधी तो पिघल गई, कहीं ना कहीं तो नहीं, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। अच्छा बड़लाल साहब, चलें अब इस गिरफ्तारी की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे जब उनको इंतखाबी निशान भी वापस मिल गया और सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी और पीटीआई वाले बड़े खुश थे। हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी गौर साहब की, कि वो बड़े खुश थे और बड़े पुरुमीद थे कि आयन और कानून के मुताबिक सारा काम हो रहा है। आज की इस गिरफ्तारी के बाद अब जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है उसका मोराल कहाँ है? देखिए, एक तो ये है कि आज सियासतदानों को ये चाहिए था कि इसकी मजम्मत करते इस वाक़या की। और शाह महमूद कुरैशी साहब तो मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं और एक तरह से वो गद्दी नशीन है मुल्तान के और कई हवालों से उनका एहतराम है। ऐसा ही है। फिर वो देखिए कि उन पे कोई करप्शन का दाग नहीं है, साफ सुथरे सियासतदान है। वज़ीर ख़ारजा का जो मनसब था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको नुमाइंदगी करते रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें चाहिए था कि हम सब लोग एक मजम्मत करते हैं और किसी की भी हो तो मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। बिल आखिर देखिए रियासत के जो आईनी सरबराह है उन्हें बोलना पड़ा, ठीक है, उन्हें मजम्मत करनी पड़ी। बड़लाल साहब हमारे साथ मेहर बानो मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी। मेहर बानो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आज की जो गिरफ्तारी है साबिक वज़ीर ख़ारजा की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपके कुछ बयानात हैं हमारे पास जिसमें आपने कहा कि आपको टीवी से ये पता चला है कि उनके ऊपर एक और मुकदमा भी है, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सिर्फ पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगी कि इस तरह हम अपने जो भी साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, साबका वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उनको भी इसी तरह अरेस्ट किया गया। इस तरह हम अगर हाथ डालते रहेंगे अपने ओहदेदारान पे तो पाकिस्तान में ये कहाँ जाके रुकेगी बात। हम किस साइकिल में फंस चुके हैं कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह का रद्द अमल करते आ रहे हैं। इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ते। इनफ इज इनफ, दिस हैज गॉट टू स्टॉप। अच्छा मेहरबान, ये बताएगा, आपने कहा है कि पता नहीं है कि वालिद को जो है वो कहाँ पर ले गए हैं। जी, हमें नहीं पता, सिर्फ ये नहीं पता कि वो कहाँ पे लेके गए हैं, हमें तो पता नहीं है कि किस केस में लेके गए हैं ना। जब उनको वो रीअरेस्ट कर रहे थे तो हमने सोचा कि एमपीओ के जो 3 एमपीओ का ऑर्डर है उसके तहत उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। वो तो बाद में हमें तो टेलीविजन से, न्यूज चैनल से पता चला कि नहीं जी, वो तो रात को मंसूख हो गया था ऑर्डर, ये इन्होंने कोई और कार्रवाई डाली है। मगर हमें ना अरेस्ट वारंट दिखाया गया, ना कोई वारंट पेश किया गया है, ना कोई कागजी कार्रवाई हुई है, ना कोई उनको रिमांड के लिए पेश किया गया, ना किसी थाने मुंतकिल किया गया है। तो जहां तक हमारा सवाल है, हमारी नजरों में, मेरी नजरों में, मेरे खानदान की नजरों में इस वक्त उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को अबडक्ट किया है, अगवा किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो आप ये बताएगा कि वकला से, आपके जो वकला हैं, कुरैशी साहब के वकला हैं, उन्होंने कोई कोशिश की जानने की कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड और किस केस के तहत उनको गिरफ्तार किया गया? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि 9 मई के केस में उनको जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। जी, बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, अली बुखारी साहब हैं, दोनों उनके वकील हैं। तैमूर मलिक साहब की एसोसिएट हैं फायजा साहिबा, ये तीनों हैं। ये सब कोशिश करते रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। हम ATC कोर्ट गए, हम पिंडी में कचहरी गए, हमने हर दरवाजे पे दस्तक दी कि हमें कोई पता तो चले कि जी माजरा क्या है, केस क्या है, किस चीज से मेहरबानो साहबा, हमें नहीं बताया गया। मेहरबानो साहबा, आप ये बताइए, एक तवील अरसा जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी साहब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन आज जावेद हाशमी साहब ने उनकी जदोजहद को सलाम पेश किया है और कहा है कि मैं उनके साथ हूँ। आप इस सियासी रवैये को कैसे देखती हैं? जी, मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ और उन्होंने बहुत एक अच्छा वाज़े पैगाम दिया है और ये इस वक्त पाकिस्तान के हर सियासतदान को देना चाहिए, चाहे वो सियासी हरीफ हो या ना हो। इस वक्त हम सबको यकजा हो के यही कहना चाहिए कि आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। मेहरबानो साहिबा, एक मेरा भी सवाल है
कि ये सब कुछ जब हुआ था, ये जब आप कह रही हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो कल किसी के साथ भी हो सकता है, जी। इसको उल्टा ना पढ़ें कि जो किसी के साथ हुआ था वो आज आप लोगों के साथ मेरे हो रहा है। भाई, तो अगर हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे तो हम बिल्कुल आगे ठीक। कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि अब बस इसको खत्म कर दें, कि ना इसके बाद किसी और के साथ ना हो। बड़ी अच्छी बात है। और मेरी बहन, आप इस बात की भी मजम्मत करेंगी कि जो कुछ नवाज शरीफ उनकी, मैंने आज आपको देखा जब टीवी पे, तो आप यकीन करें मुझे बड़ा एक दुख हुआ कि एक, और मुझे फख्र भी हुआ कि एक बेटी अपने बाप के लिए खड़ी हुई है। एग्जैक्टली। इसी तरह मैं समझता हूं कि मरियम नवाज और क्या नाम है, बेनजीर भुट्टो भी अपने बाप के लिए खड़ी हुई। बिल्कुल सही। आप उन दो बिल्कुल अपने बेनजीर भुट्टो साहिबा बिल्कुल अपने वालिद के लिए खड़ी हुई थी। मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद के लिए जरूर जद्दोजहद की, मगर उन्होंने बहुत ही सख्त तर्ज अमल और बहुत सख्त रवैया, सख्त जबान, इस सब का मुजाहरा किया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कभी मेरे दिल में वो किसी के लिए इतनी नफरत ना भरे, कभी भी मेरे में ये सख्ती और ये कड़वाहट ना हो। अच्छा, मेहर बानो साहिबा, थैंक यू। मेहर बानो साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल बात यही है कि साइकिल अगर ये इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर बात कहाँ जाके रुकेगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। इलेक्शन की चूंकि बात हो रही है तो सबसे ज्यादा जो जलसे करती हुई दिखाई दे रही है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डेली बेसिस पे उनका कहीं ना कहीं जलसा होता है, अपनी जो आवाम है उसका पावर शो हमें दिखाई देता है। और नो डाउट जाहिर है सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा वोटर सपोर्टर्स हैं और कहा जाए तो कामयाब जलसे कर रहे हैं। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने आज उसमें बात की। जरदारी साहब ने उसमें कुछ बातें की हैं, 2 से 3 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अच्छी डिस्कशन आज हमारे शो में हो सकती है। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि पाकिस्तान गरीब नहीं है, इस्लामाबाद गरीब है, थोड़ा सब्र करें और लिहाज करें, पाकिस्तान हम ही बनाएंगे। फिर एक और बात उन्होंने की कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से ज़बान की और मैं फिर गया। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए मजीद क्या कहा वो देख के फिर वापस आके डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है, भूखा कैसे सोता है। पाकिस्तान को बनाएंगे, आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी, वरना तो बहुत आए बहुत चले गए। आज जिक्र सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है या जिक्र शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है। बहुत आए बहुत चले गए। बड़ला साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गरीब नहीं है बल्कि इस्लामाबाद गरीब है? एक ही सांस में उन्होंने 2-3 बातें कर दी हैं इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक सोच के हवाले से बात की है कि इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं या बाबू जो हैं उनकी सोच गरीब है। वो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में जो भूखा है उसका पेट कैसे भरना है जी। पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी को कैसे बदलना है। तो एक हवाले से उन्होंने तंज किया इस्लामाबाद पे कि इस्लामाबाद में जो, देखिए ये तंज पहली दफ़ा इस्लामाबाद पे नहीं हुआ। जो शेख मुजीबर रहमान थे वो भी इस्लामाबाद पे तनकीद करते थे, वो भी कहते थे कि यहाँ की सड़कों से पटसन की बू आती है। अच्छा, एक बात रह गई थी, वो मेहरबानों की आपने गुफ्तगू शुरू करवा दी। गुजारिश ये है कि हमें आइन और कानून का एहतराम करना चाहिए। देखिए, जब 1956 के आइन का एहतराम नहीं किया गया तो उसका नतीजा क्या निकला? रफ्ता रफ्ता इतनी नफ़रत बढ़ी कि हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया। तो हमें आज भी आइन और कानून का एहतराम करना चाहिए, इंसाफ का एहतराम करना चाहिए। अदल जो है वो माशरों में बड़ा ज़रूरी है। जिन माशरों में अदल नहीं होता वो कायम नहीं रहते। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो कोई हुकूमत कुफर से तो चल सकती है, हाँ जी। ये बगैर अदल के नहीं चल सकती, यानी जुल्म से नहीं कायम रह सकती। तो यही हाल समाज का है। हमें समाज में अपने जो कानून व आइन है, जो ज़ाहिर है हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, हमारे नुमाइंदों ने बनाया, उसका एहतराम करना चाहिए। अब यहाँ तो ये भी देखा गया कि एक जमात के रुकन जो हैं वो खुलेआम 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस को धमकियाँ दे रहे हैं, हाँ जी। सुर्ख टोपी पहन के, और किसी ने उनको पूछा भी नहीं।
तो यहाँ फिर जो निहाल हाशमी है हाँ जी, उस पे आप तो हिन्नदारत लगा तौहीन-ए-दारत देते लगा हैं, देते हैं। किसी और पे लगा देते हैं, तो उसको भी पूछे ना ठीक हो उसने गया। ऐसा क्यों कह दिया, वो तो खुलेआम धमकियां दे रहा है। बिल्कुल सही है। नौखे साहब, आपको भी यही लगता है कि इस लाइन का यही मतलब है जो बरड़ास साहब जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्योंकि जरदारी साहब की बात हो रही है तो सुमेरा, जरदारी साहब तो खुद इस्लामाबाद का हिस्सा रहे हैं जी, और बाय द वे 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के बाद इस्लामाबाद का कितना रोल रह गया बाकी कामों में? ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अब सूबों के पास इख्तियार है ना, तो कम अज कम अभी मैं बिलावल की तकरीर सुन रहा था, जी। उसमें उन्होंने कहा जी कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। हाँ जी, आपको वो याद होगा मंशूर दिया। पंजाब में ये किसी ने ऐलान किया था और क्या हाल हुआ था? जी जी बिल्कुल, हमजा शहबाज ने कहा था, ऐलान कर दिया था कि 300 तक यूनिट मुफ्त होंगे और मुखालफिन चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट और तमाशा लगा दिया था। और ये जो कह रहे हैं कि जी 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, देंगे, तो हाँ ये बाकी पूरी कौम को ना दें, लाड़काना को तो दे देते कम अज कम, ठीक है ना, गड़ी खुदा बख्श को तो दे देते, इतने लोगों को तो देते कि पता चलता कि यार कम अज कम जहां भुट्टो साहब दफन है उस इलाके में तो कम अज कम लोगों को ये रिलीफ मिल रहा है कि 300 यूनिट बिजली उन्हें माफ है। बिल्कुल। दूसरा इन्होंने कहा सोलर पे हम बिजली देंगे 300 यूनिट तक फ्री। हाँ जी, अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या ये सोलर से बिजली 300 यूनिट तक, ये क्या मतलब क्या इसका मतलब हुआ? हुआ? बिल्कुल ऐसा ही। सोलर लग जाए तो फिर पावर जितने मर्जी यूनिट इस्तेमाल करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा या ही। क्या सोलर प्लांट लगेंगे और वहां से बिजली पैदा होगी और वो 300 यूनिट दी जाएगी? बिल्कुल सही। इसके बारे में पंजाबी में बड़ी अच्छी मिसाल है, ओ दिन डुब्बा जद कोड़ी चढ़िया कुब्बा। कुब्बा, सही। अच्छा, दूसरा जो आपने कुछ कहना है? जी, मैंने कहा बिलावल की चूंकि आप बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने आज अपना एक, हम कह सकते हैं कि एक सियासी मंशूर जो है वो पेश किया है। पहले हम उनका एक शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि आए जरा इलेक्शन लड़ो। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, तीर पे मोर लगा के। हम उनमें से नहीं हैं जो किसी और के कंधों पर सियासत करते हैं। किसी और के कंधों पर सियासत करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और एक और लाइन उन्होंने कही जिसके ऊपर हम पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, जब से नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा हो रहे हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, तो उन्होंने कहा है कि अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन पेपर्स छीनने वालों में से हम नहीं हैं। नौखे साहब, वो अब तो एक और पार्टी जो है वो भी इस बात को दोहरा रही है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो वाकई छीने जा रहे हैं। अभी भी आपको लगता है नहीं छीने जा रहे? वो पार्टी कुछ और भी कह रही है ना, वो पार्शली तो उसका हिस्सा ना माने, मानना तो फिर पूरी बात माने ना। जी जी। वो पार्टी ये भी कह रही है, उनके पिछले बयान सुने तो वो खान साहब के खिलाफ भी कह रहे हैं कि एक जेल से निकलने की कोशिश में है, दूसरा जेल जाने की कुछ इस टाइप की उन्होंने बात जी, बिल्कुल। अच्छा, नॉमिनेशन पेपर जो छीनने वाली बात है ना, आपको पता PTI के कितने नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं? कहते हैं कि सबसे ज्यादा PTI के हुए। सबसे ज्यादा तादाद पता है आपको? नहीं। 2434। अच्छा, ये 2434 पेपर सबसे ज्यादा तादाद है। तो ये छीने गए या जमा हुए? ये तो जमा हुए ना पेपर। बिल्कुल। ये कैसे जमा हो गए? ये तो कह रहे हैं छीने जा रहे हैं अदालती हुक्म के बाद। जो भी अच्छा, अदालती हुक्म अभी बात हो रही थी कि अदालती हुक्म की परवाह नहीं की जा रही, और अभी अदालत ने हुक्म दिया और बड़े आराम से उनके पेपर जमा हो गए। ठीक हो गया। 2434 पेपर जमा हुए हैं। अच्छा, इस पे एक बड़ा मजेदार बात होने लगी। हाँ जी। जो इलेक्शन होना है जो सीटों पे, अच्छा पहले इधर हम पहले वाली बात जी, करते हैं। 2434 पेपर उनके नॉमिनेशन पेपर जमा हुए। अभी मैं सुन रहा था जरताज गुल साहिबा भी फरमा रही थी कि उनके भी मुस्तरद हो गए, मुस्तरद हुए हैं। क्यों किए गए? छीनने की कोशिश। ये जी जी। सादा सी बात है, उन्होंने पेपर जमा कराए, अदालत ने कहा आए, ठीक है, और वो आने वाली हैं नहीं, मफरूर है, बिल्कुल नहीं आई। तो अदालत को क्या चाहिए था? उनका एहतराम करते हुए अदालत कहती कोई बात नहीं, आप हाजिर नहीं हुई, आपके पेपर मंजूर किए जाते हैं। सही। इसलिए जब आपने इस
वो उसमें कदम रखना है ना सियासत में इस नॉमिनेशन के लिए, नौखेसा, फिर बाहर इन रीजंस पे इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर सकती है क्या नॉमिनेशन पेपर्स को? आपका आरओ वहां मौजूद है, वो आपको बुला रहे हैं ना, अदालत आपको बुला रही है, आपने अदालत में पिटीशन दायर की है, तो अदालत में आपने हाजिर नहीं होना। ठीक है, आपने कैसे अदालत कैसे जाना? अदालत आपको जाती हैसियत में बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना, अदालत का ऑर्डर। जब आप जा नहीं रहे तो दूसरी बात कि ये जो नॉमिनेशन पेपर कहा जा रहा है ना जी, छीनने वाली बात जो मैं पहले करने लगा था, नॉमिनेशन पेपर जो जमा हुए हैं 2434 जी। अच्छा, इसमें बड़ा कमाल का एक काम दिलचस्प जो नजर आ रहा है ना कि इसने पीटीआई के तकरीबन मतलब 450 उम्मीदवार होंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, 2434 में से 450 उम्मीदवारों को आपने मुंतखब करना है। जी बिल्कुल। तो बाकी क्या करेंगे? बाकी लड़ाई करेंगे। पेपर तो उन्होंने जमा करवा दिए हैं, हर हलके से एक हल्का मुझे याद नहीं आ रहा उसका ठीक है, नाम, वहां से 34 उम्मीदवार खड़े हुए हैं पीटीआई के। ठीक है, 34 एक हल्के से। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि उस हल्के में लोग किसको, जो जिसने पीटीआई को वोट डालना होगा, कैसे पता चलेगा कि असली बट स्वीट कौन सी है? जिसके पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो बात तो फिर पीटीआई पे अप्लाई होगी ना कि एक एक सीट पे 13 जो है ना वो उम्मीदवार खड़े होंगे। अपना बल्ला साहब किसी और के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया बिलावल साहब की तरफ से। उनकी अपनी सियासी हिस्ट्री क्या कहती है पीपल्स पार्टी की? देखिए, वो दावा तो यही करते हैं ना कि वो अवामी ताकत से आते हैं हमेशा। उन्होंने इशारा ज़ाहिर है जो पार्टी मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ अब किया है। हाँ जी। लेकिन गुजारिश ये है कि बिलावल भुट्टो के भी कागजात चैलेंज हुए हैं। बिलावल भुट्टो खुद PPP के चेयरमैन हैं। हाँ जी। और उन्होंने अप्लाई जो किया है 4P के हवाले से किया है, तो वो एक कानूनी सकम है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इसका जायजा लेना चाहिए था, मगर वो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिया। और ये जो बात की है ना गुलिन नुखैज़ अख्तर साहब ने, जी। ये ज़रूरी नहीं है उम्मीदवार का वहाँ हाजिर होना। वो अथॉरिटी दे के किसी भी वकील को भेज सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से इस्लाम ऐसे हुआ है। होती है। हाँ जी। और फिजिकली हाजिर होना जरूरी बड़ी है। माजरत, मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी। नहीं, मैं आराम से ही आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। आपकी बात काटने का मैं माफी चाहता हूँ इस बात की। उन्होंने अदालत में पिटिशन की है, उन्होंने अब आरओ के पास अदालत में जाना पड़ेगा। उन्होंने अदालत में कहा है, दरखास्त दी है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो अदालत ने उन्हें बुलाया है कि आप आए, जिस पे वो हाजिर नहीं। ठीक है, चलो ठीक है जी, वो अदालत में जाएं, वकील भेजें, उनका मसला है। अब बिलावल जो है ना, वो पिछले दिनों भी जब वो जलसे कर रहे थे, वो यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जी। अभी भी वो प्रोग्राम देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन गुजारिश ये है कि पिछले 50-55 साल में पीपल्स पार्टी कई मरतबा इक़्तिदार में आई, जी बिल्कुल, कई मरतबा इक़्तिदार से गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो जो वादे किए थे इब्तदा में, रोटी कपड़ा मकान के, वो जो के तुम वो तो सिर्फ पूरे वादे ही नहीं हैं। हैं। वो तो वादे ही रहे। वादे ही हैं। हाँ, उन्हीं वादों का रिपीट करना इट मींस कि वो वादे पूरे नहीं हो सकते। हमारी सियासी पार्टियां एक बात जरूर कर सकती हैं कि 1985 के बाद किसी वजीर आजम को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। ये बात की जा सकती है। साथ वो मुशर्रफ का दौर भी हो, उसमें भी वजीर आजम जो है वो वक्त पूरा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है सुमेरा, हमारे यहाँ आमिर को भी वक्त नहीं पूरा करने दिया। एग्जैक्टली। उसके वक्त का तायुन कौन करता है? जो भी है, लेकिन साथ ही इस पे भी कमेंट कर दीजिए ना, फिर मैं नुखैज़ का भी इस पे कमेंट लूंगी। हल्का 1 to 7 लाहौर की अगर हम बात करें, बड़ा अहम हल्का है। उस पे लतीफ खोसा साहब भी हैं और शाइस्ता परवेज मलिक है और बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं सियासी टकराव? बड़ा जबरदस्त, बड़ा बोले हैं आज बिलावल साहब इस पे। हाँ, बड़ा मुकाबला होगा, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, ये जो वो तो बिलावल साहब ने दुरुस्त फरमाया है कि उनकी वालदा भी लाहौर से इलेक्शन लड़ती रही, भुट्टो साहब भी इलेक्ट होते रहे। बल्कि 1970 में गुलबर्ग के इलाके में हमारे दोस्त चौधरी गुलाम हुसैन जो सहाफ़ी हैं, वो भुट्टो साहब के पोलिंग एजेंट थे। जी। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ 77 में पीपल्स पार्टी के MNA के उम्मीदवार तारक वहीद भट्ट के चीफ पोलिंग एजेंट थे। सही। तो पीपल्स पार्टी का एक गढ़ तो रहा है। कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा आपको इन तीनों में से? मेरा ख्याल है शाइस्ता परवेज मलिक और लतीफ खोसा में टकराव होगा। नुखैज़ साहब, आपको क्या लगता है? मैं मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अच्छा, इनमें होगा। और क्या आपको चांसेस क्या नजर आते हैं इन दोनों में? मुझे
ज़्यादा विनिंग पोजीशन में नजर आ रही है। शाइस्ता विनिंग पोजीशन में नजर आ रही है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। आप साथ ही रहिएगा हमारे। वेलकम बैक जनाब। हम कल बात कर रहे थे, बरलास साहब ने ये कहा था और उन्होंने इसकी प्रेडिक्शन भी उसके बाद की थी कि फैसल साले हयात जो हैं वो चूंकि अब नून लीग में शामिल हो रहे हैं, और प्रेडिक्शन उन्होंने ये की थी कि शायद वो उनको कोई बड़ी सीट जो है वो ऑफर की जाएगी या की जा रही है। आज वो शामिल हो गए हैं और साथ ही साथ मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने ये कह दिया है कि NA 242 जो है उसको नहीं छोड़ेंगे। और याद रहे कि इस सीट पे शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा करा दिए। बरलासा फैसल साले हयात साहब आ गए हैं नून लीग में, एक बात तो पूरी हो गई। बिल्कुल जी, अब देखते हैं अगली बात पूरी होती है। अगली बात तो इलेक्शन होगी तो पूरी होगी ना, वो इलेक्शन भी अभी डाउटफुल। इलेक्शन होंगे और जीतेंगे फिर पूरी होगी। हाँ, गुजारिश ये है कि फैसल साले हयात की पीपल्स पार्टी से वाबस्त की बड़ी दरीना रही। जी बिल्कुल, उन्होंने किला काटा और फिर वही शख्सियत हैं जो बेनज़ीर भुट्टो को पहले वर्कर कन्वेंशन में लेकर गए। तो उसके बाद 2002 में कुछ मजबूरियों के तहत वो पैट्रियाट में चले गए, फिर काफ लीग का हिस्सा बन गए, काफ लीग से फिर पीपल्स पार्टी में आए, अब पीपल्स पार्टी से नून का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन फैसल साले हयात को आज के दिन ये काम नहीं करना चाहिए था। आज चूंकि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, उन्हें ये काम कम से कम नहीं करना चाहिए था। वो कोई और दिन चुन लेते तो बेहतर होता। जहाँ इतना साथ रहा हो वहाँ बरसी के मौके पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। बाकी उनकी मर्जी है, उनकी सियासत है, वो सियासत करें, लेकिन अखलाकी तौर पर ये चाहिए था कि वो चूँकि भुट्टो साहब के साथ भी उनका एक अकीदत का रिश्ता रहा, बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी, और फिर आसिफ ज़रदारी से भी उनकी दोस्ती रही, और फिर शाहनवाज और फैसल साले हयात ये इकट्ठे पढ़ते रहे। बिल्कुल सही है। और इतनी जब दोस्तियाँ हो, इतनी कुर्बत हो, तो फिर बरसी के मौके पर ऐसा फैसला उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नुखैर साहब कैसा एडिशन है नून लीग में? अच्छा सुमेरा, जब आता है ना 14 अगस्त तो आपने देखा होगा 1 तारीख से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूरा महीना वो 14 अगस्त चलता है ना। ठीक है, इसी तरह जब मुहर्रम शुरू होता है तो वो तो महीना ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, कुछ महीने, कुछ चीज़ें, कुछ यादगार, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो उस महीने से ही उनका सोग या उनकी खुशी शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो दिसंबर का महीना जो है इसमें तो APS वाला हादसा, सकूत पाकिस्तान वाला हादसा, बेनज़ीर वाला हादसा, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गए ना। और उन लोगों को भी मेरा ख्याल है चाहिए था कि वो PTI ना छोड़ते, जो हफ्ता पहले PTI छोड़ के तो अपना पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में शामिल हुए हैं। मेरा इशारा खोसा साहब की तरफ। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने फैसल साले हयात ने बेनज़ीर के खिलाफ तो कोई बात नहीं की। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा है, और ना वो कह सकते हैं। उनकी मर्जी है, उन्होंने वो ज्वाइन किया। बट ये जो कहना कि वो पंजाब के वज़ीर आला का, ये कल परसों से ये खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी कि जी वो फैसल साले हयात ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग। तो उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, वेल एंड गुड। लेकिन अब ये कि उनको बना दिया जाए वज़ीर आला, अच्छा एडिशन है नून लीग में नुखैर साहब आपके नज़र में? मुझे नहीं पता, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये पता क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जिनको हमने नाम दिया हुआ है ना इलेक्टेबल्स का। तो अपना इनका वोट तो होता है, अपना ठीक है, बरादरी का, अपने लोगों का, मिलने जुलने वालों का, अपनी शख्सियत का वोट। ठीक है नुखैर साहब, तो ऐसे लोग सियासत को भी समझते हैं। मेरा ख्याल है कि बेहतर इजाफा है। ठीक है, चूंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात हो रही थी, उनकी 16वीं बरसी है, 27 दिसंबर को असैसिनेट किया गया था उन्हें। वाकई ये बड़े दुख की बात है। जिला वतनी काटने के बाद जब वो अपने मुल्क में वापस आई हैं, उनकी बहुत सी तस्वीर ऐसे हैं जो वायरल हैं, जिसमें वो बहुत ही बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और दुआ मांग रही हैं, और वो तस्वीर मीडिया के ऊपर बहुत वायरल। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। उनकी पर्सनालिटी पे, उनके सियासी करियर पे, उनकी जद्दोजहद पे, उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए आप। बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी, दुख्तर मशरिक और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। फौजी बगावत के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जहां नुसरत भुट्टो को पार्टी का शरीक सरबराह नामजद किया था, तो वहीं अक्टूबर 1977 में बेनज़ीर को भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का रुकन मुकर्रर किया गया।
यही वो वक्त था जब बेनजीर भुट्टो पार्टी की मुस्तकबिल की रहनुमा बनकर उभरी और पार्टी का मकबूल तरीन सियासी चेहरा बन गई। वालिद की फांसी के बाद भुट्टो की सियासी विरासत संभाली और आमरीत के खिलाफ जदोजहद शुरू की। जिला वतनी के बाद जब 80 की दहाई में वो लाहौर पहुंची तो उनका अवाम ने फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी। साल 2007 में 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो एक तवील जिला वतनी के बाद वतन लौटी तो कराची में उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ताहम अभी उनका जुलूस मंजिल पर पहुंचा ही था कि कारसाज के मकाम पर उनके जुलूस पर 2 खुदकुश हमले हुए, जिसमें 140 पार्टी कारकुनान शहीद हुए। अलबत्ता मोहतरमा महफूज रहीं। खुदकुश हमले और सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर बेनजीर भुट्टो ने अवामी जलसों से खिताब किया और अपनी मुहिम जारी रखी। ताहम 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद दहशतगर्दों ने मोहतरमा पर एक और वार किया, जिसमें खुदकुश धमाके और फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया गया और यूं पाकिस्तान एक अजीम लीडर से महरूम हो गया। 16 साल गुजरने के बावजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के असल मुहरकात सामने ना आ सके हैं। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी बसीरत को उनकी मुखालिफ सियासी लीडर भी मानते हैं। आलमी फोरम्स पर उन्होंने जमहूरियत और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। वो 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहीं, लेकिन अपनी आईनी मुद्दत पूरी ना कर सकें। भुट्टो की बेटी आई। एक लंबी और मुसलसल सियासी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको आज के दिन शहीद किया गया। हम सबको बहुत अफसोस है इस बात का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर बल्ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।